स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 के अपना प्रीलिम्स का एग्जाम है जो वो कंडक्ट करने के लिए उसने एक विज्ञप्ति जारी की है और उसने कहा है कि 2025 का जो एग्जाम है वो 16 फरवरी को हम कंडक्ट करने वाले हैं। तो 16 फरवरी को अगर एग्जाम हो रहा है तो हम उसको अगर ध्यान में रखें तो एक संभावना बनती है और वो संभावना है कि 11 नवंबर जो है, आने वाला मंडे है, उससे आप अगर तैयारी शुरू करते हैं तो लगभग आप जैसे आज अगर मैं लेक्चर कर रहा हूँ 11 नवंबर से हम दिन कैलकुलेट करें तो 20 दिन हमें जो है नवंबर के महीने के मिलते हैं, 31 दिन दिसंबर के मिलते हैं, 31 दिन जनवरी के मिलते हैं और 15 दिन फरवरी के मान के चलिए, 16 दिन मतलब 16 को तो एग्जाम है। तो 97 डेज आपको मोटा मोटी ऐसे मिलते हैं। अगर आप इसके अगले मंडे से दिन कैलकुलेट करें तो लगभग आपके पास एग्जैक्टली 90 दिन बच जाते हैं, 7 दिन आपके चले जाएंगे अगले मंडे से आप कंसीडर करें उसको। तो मैंने 90 दिन की एक रणनीति आपके साथ यहाँ चर्चा करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन 90 दिन में आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, यहां मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, अचूक रणनीति। अचूक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मैं जो आपको स्ट्रेटेजी रणनीति बनाने वाला हूं इसको बहुत ही साइंटिफिक मैनर में हमने तैयार करा है और आप यकीन मानिए कि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके प्रीलिम्स में सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होगी दूसरे बच्चों की तुलना में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो आपको आगे समझ में आएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए, आपने जब प्रीवियस ईयर के अपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, स्पेशली 20, 21, 22, 23 और 24 के प्रीलिम्स के पेपर, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, तब आपने देखा होगा कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सिलेबस से आए हैं। ठीक है, और आपने एक चीज और नोटिस करी हो कि एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न और एक ट्रेंड होता है। तो जब आप सिलेबस को ठीक से समझ लेते हैं, उसके सारे टॉपिक तैयार कर लेते हैं, तो उससे बाहर कुछ आता नहीं है। और दूसरा, पीवाईक्यू को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको वो डेप्थ बता देता है कि इस टॉपिक को कितना अंदर जाके पढ़ना है। तो जब इन दोनों चीजों का आप समागम करते हैं तो आपके पास अमृत निकल के आता है। अमृत मतलब समझ रहे हो ना, उस कंटेक्स्ट में अमृत की उस टॉपिक में से पढ़ना क्या है इस एग्जाम के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। दूसरे एग्जाम के लिए हो सकता है वो अमृत दूसरा हो, लेकिन इस एग्जाम के लिए स्पेशली आपको क्या पढ़ना है या सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है प्रीलिम्स के लेवल पे, वो आपको चीजें समझ में आती है। इसलिए मैं सटीक रणनीति मानता हूं जो मैं आपको रणनीति बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमने जो रणनीति बनाई है वो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रख के। तो अब सबसे पहले इन 90 दिनों की रणनीति की बात करें तो 90 दिनों में आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि उन नए बच्चों को जिन्होंने अभी तैयारी शुरू भी नहीं की है और जो तैयारी में कभी आए भी नहीं है, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ सुन रखा है कि एमपीपीएससी को एग्जाम होता है, ना जिन्होंने कभी सिलेबस को देखा है, तो उन बच्चों से मैं कहूंगा कि आप अभी इस तरफ मत आइए। आप 2026 के लिए तैयारी कीजिए और अभी मेंस की तैयारी कीजिए। ठीक है, प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती, मेंस की तैयारी असल तैयारी होती है, उसमें प्रीलिम्स अपने आप तैयार हो जाता है। ये तो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो मेंस पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, है ना, या जो चीजों को जानते हैं। तो अब उसमें प्रीलिम्स में हम उनकी एक रणनीति बनाकर, रणनीति क्या होती है भाई, रणनीति का मतलब होता है कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम उद्देश्य बनाते हैं उसको रणनीति कहते हैं। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हम उसे कैसे कम समय में जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उसे रणनीति के माध्यम से बताया जाता है। तो यह रणनीति यही है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के जो प्रीलिम्स को अब जो बचा हुआ समय है उसमें कैसे बेहतर तरीके से जो है उसमें कंफर्टेबल पोजीशन में आ पाए। ठीक है, तो हमारी ये अप्रोच होगी। एक चीज और मैं बताऊं, अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ठीक है, आज मैं आपकी जो क्लास कंडक्ट कर रहा हूं, मैं जो क्लास आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, है ना, आज 7 नवंबर है। ठीक है, 7 नवंबर को मैं डिलीवर कर रहा हूं आपको। तो 7 नवंबर को अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है ना, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। लेकिन मुझे एक संभावना लग रही है कि इस बार शायद, या 2026 में तो मुझे लग रहा है कि शायद कंफर्म होगा कि शायद नेगेटिव मार्किंग चालू हो जाए आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो आप सावधान रहिएगा, है ना। सावधान मतलब ये तो अच्छा है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो कंपटीशन थोड़ा सा फेयर हो जाता है, यहाँ तुक्केबाजी का स्कोप कम हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी चीज है, तो नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए मैं तो कह रहा हूं। और जो कट ऑफ अननेसेसरी 81 82 नंबर तक पहुंच रहा है, ये इतना नहीं होना चाहिए ना।
क्योंकि आप जितना ऊपर कट ऑफ होगा वो फिर लक की बात हो जाएगी। 70-80 अच्छे बच्चे जो है 70-75 क्वेश्चन ठीक सॉल्व करेंगे और फिर बाकी में सब लोग जो है अजम्पशन लगाएंगे। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग होगी तो अजम्पशन कम लगाएंगे, तुक्के कम लगेंगे, तो जो फेयर बच्चे हैं वो कंपटीशन में इन हो पाएंगे। तो संभावना है एमपीपीएससी की, देखिए आप देखिए बाकी सारे एग्जाम में लगभग लगभग नेगेटिव मार्किंग होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देख लीजिए, रेडियो डीएसपी का एग्जाम देख लीजिए, आप इसका फॉरेस्ट सर्विस का मेंस का एग्जाम देख लीजिए, और बहुत सारे जो एग्जाम एमपीपीएससी कंडक्ट करता है उनमें नेगेटिव मार्किंग रखता है। जेई में भी शायद नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें नहीं होती है। कौन से में? सिविल सर्विस परीक्षा में। मुझे लग रहा है कि शायद इस बार वो नेगेटिव मार्किंग लेकर आएंगे, और लाते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज है। नोटिफिकेशन आएगा तब हमें पता चलेगा, लेकिन अगर इस बार नहीं लाए तो 26 में तो डेफिनेटली लाएंगे ही, क्योंकि ज्यादातर स्टेट सर्विस जो है भारत में उनने नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया है। खैर वो अलग बात थी। अब हम आते हैं कि इन 90 दिनों में क्या किया जाए, इस बात पर चर्चा करते हैं। इन 90 दिनों में क्या किया जाए, तो देखिए आपको मैं बताऊं कि आप जब 90 दिनों का एक प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को देखना है। किसको? सिलेबस को देखना है। तो पहली चीज जो होनी चाहिए 90 डेज के प्लान में, अगर कहें, अगर हम 90 डेज का प्लान रखते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना चाहिए, है ना। सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे, और सिलेबस देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सिलेबस में जो है 10 यूनिट लिखी हुई है। कितनी? 10 यूनिट्स आपको पढ़नी है टोटल एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में। ठीक है, 10 यूनिट पढ़नी है। तो आप एवरेज अगर लगाए कि हमें 10 यूनिट पढ़नी है और हमारे पास समय कितना है, 90 दिन है, तो एक यूनिट जो है आपको पढ़ने के लिए जो समय मिल रहा है वो लगभग लगभग 9 दिन का समय मिल रहा है। कितना? तो 9 डेज जो एवरेज समय मिल रहा है आपको, एवरेज टाइम मिल रहा है 9 दिन का एवरेज समय मिल रहा है आपको एक सिलेबस के एक टॉपिक को तैयार करने के लिए, सॉरी एक यूनिट को तैयार करने के लिए 9 दिन का समय मिल रहा है। लेकिन आप जब ठीक से सिलेबस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई यूनिट इतनी लेंथी है, जैसे यूनिट 1 उसको टाइम लगता है कम से कम 15 दिन, क्योंकि वो यूनिट ऐसी है। 15 दिन में किन बच्चों के लिए कह रहा हूं, 15 तो चलो ज्यादा हो गए थोड़े से, 10 दिन तो फिर भी मान के चलिए उन बच्चों के लिए जो एक दो बार पढ़ चुके हैं पहले, उनके लिए 10 दिन में फिर से तैयार होगी वो यूनिट पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत लेंदी है। उसमें मिडाइवल इंडिया, एंशियंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, सारी इंडिया पढ़ना है जो 4 महीने चलता है क्लासेस में, है ना। तो वो बहुत लेंदी है। लेकिन आप जैसे ही यूनिट 8 की तरफ नजर मारते हैं, जहां आपको समसामयिकी पढ़ना है, मध्य प्रदेश की, देश की और अंतरराष्ट्रीय, उसमें बहुत ही सरल सवाल आते हैं। और किसी भी कोचिंग की कंपाइलेशन उठा के आप देख लेंगे तो वहां से अगर 10 सवाल आ रहे हैं, 10 ही आते हैं लगभग हर यूनिट से, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, इस बार भी ऐसे ही होगा, तो आप देखेंगे कि 7-8 सवाल ऐसे ही बन जा रहे हैं आराम से। तो उसको आप 2-3 दिन में तैयार कर सकते हैं, मोस्टली 2-3 दिन में। इसको आप 15 दिन में तैयार कर पा रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट देखिए, नंबर उतने ही है, 10 क्वेश्चन उससे भी आने हैं, 10 क्वेश्चन इससे भी आने हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि वो जो है यूनिट 1 वो बहुत ज्यादा लेंदी है। यूनिट 1 जो है वो बहुत ज्यादा लेंदी है, टाइम टेकिंग है। क्या छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं, टाइम टेकिंग है। और अगर हम कहें तो जो हम इनपुट दे रहे हैं और जो आउटपुट आ रहा है वो बहुत गड़बड़ है ना। आपका इनपुट मान लीजिए 100 है और आउटपुट निकल के आ रहा है उसमें 20, है ना। खराब रेशियो है, बहुत ही खराब रेशियो है। लेकिन जब आप यूनिट 8 की बात करते हैं, जहां हमें करंट अफेयर पढ़ना है, और भी यूनिट की हम चर्चा करेंगे, और भी यूनिट के बारे में बताऊंगा मैं आपको, तो वहां पर देखिए इनपुट आउटपुट बहुत अच्छा है। आप यहां 20 इनपुट देते हैं और आउटपुट निकल के आता है 100, उल्टा है। तो आपको पहले तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई मुझे किस यूनिट में कितना समय देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टॉपिक को छोड़ना है, आपको सिलेबस में लिखे हुए एक एक टॉपिक को बिंदुवार तरीके से पढ़ना है, और उसको बहुत ही डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि एमपीपीएससी का, आप फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत गहराई में जाके एमपीपीएससी ने सवाल नहीं पूछे हैं। तो सवाल उसने पूछे हैं ऊपर ऊपर से, तो आपकी जो स्टडी है वो बहुत डेप्थ में जाके नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज जो 90 दिन के प्लान में आपको करनी थी, चलिए हम फिर से करते हैं। 90 डेज का जो प्लान है हमारा, उसमें हम अगर पहली चीज करना चाहें तो सिलेबस को ठीक से पढ़ना है हमें, है ना। सिलेबस की स्टडी करना है ठीक से।
दूसरा जो हमें करना है, उसके प्री-IQ देखना है कि किस तरीके के प्रश्न एमपीपीएससी हमसे लगातार पूछते आ रहा है, ठीक है, इसको देखना है। इसके बाद तीसरा जो हमें काम करना है कि हमें सोर्सेस आइडेंटिफाई करना है कि किस टॉपिक को किस सोर्स से कवर किया जाएगा। 3 चीजें हमें करना है। तो बेसिक चीजें हैं 90 दिन के प्लान में, ये चीजें आपको पहले करनी होंगी। तो इन चीजों को करने के लिए आप जितना कम से कम समय लगाएं उतना अच्छा है, ठीक है। सबसे कम जो है जो सबसे ज्यादा टाइम, सॉरी कम कह रहा हूं, सबसे ज्यादा टाइम जो है बच्चे इन्हीं चीजों पे दे देते हैं कि कहां से पढ़े कहां से पढ़े कहां से पढ़े, है ना। किसी ने कह दिया यहां से पढ़ लो, किसी ने कह दिया वहां से पढ़ लो, किसी ने कह दिया वहां से पढ़ लो, तो बच्चा इस भेड़ चाल में ही भटकता रहता है। और पीडीएफ का बाजार तो आप जानते ही हैं, है ना। मोबाइलों में एक एक यूनिट की बच्चे के पास कितनी सारी पीडीएफ होती है ना। तो वो नहीं करना है आपको, है ना। आप कहीं से भी पढ़ें, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप जहां से भी पढ़ते हैं क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि आपको भरोसा इतना जाता है ना। आप एक टॉपिक है ई गवर्नेंस, तो वहां कोचिंगों ने 30-30 40-40 पेज में ई गवर्नेंस को लिख रखा है प्रीलिम्स के लिए। और आप देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं, आप खुद एग्जाम में उठा के देखिएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि पेपर जो है वो बहुत टफ नहीं आता है, सवाल सीधे सीधे आते हैं। तो आपको जो है सिलेबस को ठीक से देखना है, पीवाईक्यू को देखना है और अपने सोर्सेज को डिसाइड करना है। पहली आपकी रणनीति के अंदर ये चीज शामिल होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप यकीन मानिए कि आप 90 दिन आपके कब चले जाएंगे और आप तैयारी के किसी सिरे को पकड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको सिलेबस को ठीक से देखने का मतलब है, मैं सिलेबस आपको खोल के दिखाता हूं कि मैं किस बारे में आपसे बात कर रहा हूं, है ना। तो सिलेबस अगर मैं खोलता हूं यहां, तो यहां हम ओपन करते हैं अपने सिलेबस को, ठीक है। देखिए ये अपना प्रीलिम्स, ये अपना प्रीलिम्स का सिलेबस है ना। प्रीलिम्स का सिलेबस है, इसमें आपको मैं जो आपको बात कर रहा था भारत का इतिहास, पहली यूनिट है भारत का इतिहास पढ़ना है आपको। बहुत ही लेंदी यूनिट है भारत का, छोड़ना कुछ नहीं है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, छोड़ना कुछ नहीं है, बट कहां से कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं इस बात का ध्यान रखना है। इसी को तो स्मार्ट स्टडी कहते हैं, ठीक है, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं, ठीक है। अब ये है भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में आप देखिए पहले ही संकल्पना और विचार के अंतर्गत कितने सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, इनको कैसे तैयार करना है और इनसे कैसे सवाल बन सकता है। तो ये इसमें आप जब मार्केट में निकलेंगे तो कई सारी आपको किताबें दिख जाएंगी और वो बहुत ही ज्यादा बल्कि होंगी, है ना। दूसरा अगर देखें प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, तो ऐसी प्रीलिम्स स्पेसिफिक किताब तो बहुत ही कम मिलेगी आपको इस टॉपिक के ऊपर जो सिर्फ प्रीलिम्स को कवर करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो इतिहास की ज्यादातर किताबें लिखी गई हैं वो इतिहास को ध्यान में रख के या कहें कि मेंस एग्जाम को ध्यान में रख के लिखी गई है। तो उसमें से प्रीलिम्स के फैक्ट निकालना है आपको और फिर तैयारी करनी है ना। तो यहाँ प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं पढ़ना है। पूरा इंडिया का जो है कल्चर आपको पढ़ना है, जहां कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव पढ़ने हैं आपको। 19 और 20 सेंचुरी के जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ने हैं, ठीक है। अभी ये देखिए टॉपिक लिखे रखे हैं कि ये पढ़ना है। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। मैं बार बार कहता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपको दिशा देते हैं। अब यह सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में आप देखें तो ज्यादातर वो संस्थाओं के नाम पूछता है। धार्मिक जैसे आर्य समाज की स्थापना कब हुई, किसने स्थापना की, है ना, उसका विभाजन कब हुआ, किसको प्रमुख बनाया गया, इस तरीके के सामान्य प्रकृति के सवाल पूछता है। तो आप या तो फिर आर्य समाज को रटने बैठ जाइए कि आर्य समाज क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, दुनियादारी, उसमें जितनी बातें हो सकती हैं तमाम तरीके की बातें किताबों में लिखी भरी पड़ी हुई हैं, मैंने देखे हैं नोट्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के नोट्स मैंने देख रखे हैं, तो भरी पड़ी हुई हैं। अब सवाल यह है कि आपको क्या पढ़ना है। अब जैसे स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन सवाल के नेचर से देखो, तो क्वेश्चन के जो नेचर से देखें तो यहां बहुत ही सामान्य प्रकृति के सवाल आए हैं, है ना। जिसे स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, तो आप यहां पर स्वतंत्रता के बाद जो है 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भारत में 541 रियासतें उस समय तक हुआ करती थी, उन सबको मिलाया, भारत को एक किया, एकीकरण किया भारत का। और फिर आपको पता है फजल अली आयोग 1953 में बना था, तब फिर भारत को पुनर्गठित किया गया
और जो आखिरी जो पुनर्गठन हुआ है आपको पता है क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर को जो है यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाया गया और लेह लद्दाख को, है ना, 2019 में। तो वहां तक को कि आपको एक यात्रा को देखना है, तो ऐसे तो फिर ये बहुत बड़ी यात्रा हो जाएगी। लेकिन आप सिर्फ पॉइंट उठा के पढ़ेंगे कि भाई 1956 में पुनर्गठन होता है, ठीक है, उसके बाद 1960 में होता है ना, 2000 में कुछ राज्य बनते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग होता है, फिर उत्तराखंड की बात आती है ना, फिर तेलंगाना अलग होता है, ठीक है। इसी बीच में आप इसी बीच में अंत में ही कहें कि 5 अगस्त 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को विभाजित किया जाता है। तो जिस तरीके से ना आपको पूरी प्रोसेस देखनी है पुनर्गठन की, तो बहुत डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है ना, पुनर्गठन के कॉज क्या थे, पुनर्गठन क्यों किया जा रहा था, ये सब मेंस की बातें हैं, ये सब मेंस की संभावना है, इन पे मेंस पे चर्चा होती है। तो आपको पहले समझना है सिलेबस को देख के कि आखिर किस तरीके के सवाल एमपीपीएससी पूछ रहा है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस को ठीक से देखो। क्या आप ये कर पाएंगे? अगर आप ये कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, आपके लिए आसान हो जाएगा रास्ता। दूसरी यूनिट देखिए, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है। अब देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में एमपीपीएससी का एक नेचर है कि वो व्यक्तियों के नाम पे बहुत फोकस करता है, तथ्यों पे बहुत फोकस करता है ना, किसी स्थान पे बहुत फोकस करता है, उसी तरीके के सवाल बनाता है, ठीक है। तो यहां देखिए प्रमुख घटनाएं पढ़ना है मध्य प्रदेश के इतिहास की, और प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं इसने अलग से रख रखी हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में आपको कवर करना है, प्रमुख राजवंश आपको कवर करना है। तो प्रमुख राजवंश और प्रमुख घटनाएं ये दोनों जो है फिर से बहुत लेंदी हो जाते हैं। यहाँ राजवंश, मध्य प्रदेश के राजवंश जो है, जो मेंस में लिखे हुए राजवंश हैं आपके यूनिट 2 में, है ना, जब आप मेंस का सिलेबस देखेंगे उन राजवंश को पढ़ना है। अब उनमें क्या पढ़ना है? तो उनमें आपको उनकी भौगोलिक स्थिति को पढ़ना है, उनके कोई अगर सैन्य अभियान या संधियां हैं उनको देखना है महत्वपूर्ण, उनके जो है स्थापत्य में अगर उनकी कोई विशेष वो रही है तो उसको देखना है, संस्थापक को देखना है, उसकी वंशावली को देखना है, उसके समय को देखना है कि कब उसकी स्थापना हुई, ठीक है। भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दिया। इस तरीके के ही बेसिक सवाल आते हैं, बहुत डिटेल में सवाल नहीं आता है, यकीन मानिए, ठीक है। तो बस मेरा ये कहने का मतलब है, जिसे जनजातीय व्यक्तित्व देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो जनजातीय व्यक्तित्व में 5 6 7 ही तो नाम है इंपॉर्टेंट, है ना, बस वही घूम फिर के वही वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, है ना, उनको देख लेना है, उनको पढ़ लेना है, बहुत डिटेल में किसी भी चीज के लिए नहीं जाना है, ठीक है। अब यहाँ प्रमुख त्योहार की बात हुई है, लोक संगीत की बात हुई, लोक कलाओं की बात हुई, लोक साहित्य की बात हुई मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश का पूरा कल्चर ही हमें देखना है। तो कौन कौन से मध्य प्रदेश में त्योहार मनाए जाते हैं, किस किस क्षेत्र में मनाए जाते हैं, किस तरीके की मध्य प्रदेश में कलाएं पाई जाती हैं। जनजातीय कलाओं को तो विशेष रूप से आपसे 10वीं यूनिट में देखेंगे, उसको आप छोड़ सकते हैं। ओवरऑल मध्य प्रदेश की यहाँ पे आप उनको छोड़ के जो है लोक कला, लोक साहित्य को देख सकते हैं। लोक साहित्य में क्या प्रश्न आते हैं, फिर वो व्यक्ति के नाम पे प्रश्न पूछता है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान का, शिव मंगल सिंह सुमन का। शिव मंगल सिंह सुमन मध्य प्रदेश से थे क्या? नहीं, है ना, शायद नहीं, है ना। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी पर्सनालिटी है, साहित्यकार हैं, उनसे सीधे सीधे सवाल पूछता है, बहुत कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछता है, आसान बार बार वही आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है। यूनिट लिखा तो बहुत बड़ा है, इसको अगर कोई कराने के लिए जाए तो शायद साल भर भी कम पड़ जाए, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 90 दिन में आप, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और आपने पीछे आपका एक्सपीरियंस है, एग्जाम दिए हुए हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रख के ही आपकी तैयारी को करें, तभी आप इन 90 दिनों में इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। बहुत कुछ रणनीति में बताने के लिए नहीं है, 3-4 चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और मैं एक बार बता दूं, 3-4 चीजों का आप ध्यान रखिएगा। एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो सिलेबस और पीवाईक्यू के सहारे के आधार पे ही पढ़ना है ना। दूसरी चीज जो आपको करनी है, जो आपको याद रखनी है, टेस्ट सीरीज लगाना है आपको। जितने ज्यादा टेस्ट हो सके उनको आपको सॉल्व करना है, एमसीक्यू को सॉल्व करना है उस टॉपिक के, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। और टेस्ट सीरीज ऐसी लीजिएगा जो शक्ति प्रदर्शन ना करती हो, जो ऐसे प्रश्न ना बनाती हो कि ये करके दिखाओ तो जाने, अतरंगी जो प्रश्न होते हैं, ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा जो फंडामेंटल सवाल बनाती हो, जो एनसीईआरटी को ध्यान में रख के सवाल बनाती हो, है ना, जो एग्जाम के क्लोज हो। आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कठिन सरल पे मत जाइएगा, एग्जाम के क्लोज जो टेस्ट सीरीज हो उसको ज्वाइन कीजिएगा।
तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप इन सबको पढ़ लेंगे सॉरी, अभी कैसे पढ़ेंगे, सोर्सेस कैसे डिसाइड करें। तो आप जो है हमेशा जो है आपको करना है वो मिनिमम और ऑथेंटिक सोर्स को डिसाइड करना है। ये आपको करना है, मिनिमम और ऑथेंटिक सोर्स को डिसाइड करना है। मिनिमम सोर्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सोर्स बदलते ही रह जाएंगे इन 90 दिनों में, है ना। आपके पास मिनिमम सोर्स होंगे। मिनिमम सोर्स में एक चीज है, कंडीशन है। मिनिमम सोर्स का मतलब यहां सिर्फ एक किताब से नहीं है, उस किताब की भी क्वांटिटी कितनी है पेजों की, उससे भी है। कि मान लीजिए आपने मिनिमम सोर्स के नाम पे 5 किताबें पढ़ी, पर 5 किताबें 500 पेजों की है, वो नहीं। मिनिमम मतलब कि वो किताबों की संख्या भी लिमिटेड हो और उसमें जो दिया गया कंटेंट है वो भी लिमिटेड हो। क्योंकि आप ध्यान में रख के ये पढ़िए कि आप एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं और वो प्रीलिम्स में किस तरीके के सवाल पूछता है, आप ये पीवाईक्यू से अंदाजा लगा लेंगे। तो आपको कम से कम कंटेंट पढ़ना है और कंटेंट ऐसा जो एग्जाम के अकॉर्डिंग हो, उसको आपको देखना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको लगाना बहुत जरूरी है। और चौथी चीज जो हो आपके उसमें होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रिवीजन। क्योंकि पढ़ना सिर्फ काफी नहीं है, जब तक आप चीजों को रिवाइज नहीं करते आपका पढ़ना किसी काम का नहीं है। तो आप जो भी पढ़ते हैं 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, उसको एक रेगुलर इंटरवल के साथ जो है आप उसको रिवाइज भी करते रहें, तभी जो है आप सफलता के द्वार तक पहुंच पाएंगे या सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मोटा मोटी ये जो 4 चीजें हैं, ये मुझे लगता है कि किसी बच्चे की प्रीलिम्स में सक्सेस होने की संभावना को बढ़ा सकती है। गारंटी नहीं होती है प्रीलिम्स में पास होने की, क्योंकि प्रीलिम्स का नेचर ही ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है माइनस मार्किंग आ जाए तो थोड़ा सा अच्छे बच्चों की जो है संभावना बढ़ जाए इसमें पास होने की, जो मुझे लग रहा है शायद आ सकती है 1-2 साल में, ठीक है। तो इन 4 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तैयारी में तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। 90 दिन मुझे लगता है कि इनफ है। 90 दिनों में बहुत अच्छे से एमपीपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी की जा सकती है। केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना है आपको तो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूं कि हमने क्या प्लान किया है, हम बच्चों को क्या प्रोवाइड करा सकते हैं। देखिए हमने जो है, मैं आपको बताऊं तो हम जो है एक त्वरित बैच लॉन्च करने जा रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, है ना, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली त्वरित बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये 2 बैच बनाएंगे हम इसके। एक जो पहला बैच है वो हमारा 11 नवंबर से चालू होगा। कब से होगा? 11 नवंबर से, इसमें ये मेंशन है, देखिए पहला बैच है जो वो 11 नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। पहला बैच 11 नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, 11 नवंबर से। और जो दूसरा बैच है वो हमारा वो 18 नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। इस प्रोग्राम में आपको बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं, देखिए यहां सबसे पहली चीज लिखी हुई है स्ट्रिक्टली सिलेबस बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो जो पूरा हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने सिलेबस को ध्यान में रख के ही बनाया है पूरा का पूरा। यहाँ हमने मिनिमम और ऑथेंटिक कंटेंट देने की आपको कोशिश की है। हमारे आप नोट्स देखेंगे तो हमारे नोट्स बहुत ही मिनिमलिस्टिक होंगे। आप जो मैं आपसे संकल्पना और विचार की बात कर रहा था, मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें 20-22 साइज टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो मुझे लगता है 20-22 टॉपिक को हमने कहीं कहीं तो आधे पेज में भी एक टॉपिक खत्म हुआ है, तो 15-16 पेजों के अंदर पूरे उसको समराइज करके रखा है। और ऐसा नहीं कि बस छोटा कर दिया है, इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में आएगी उससे बाहर नहीं जाएगी, ये तो मैं दावा कर सकता हूं, खुले में चुनौती दे सकता हूं, है ना। कुछ एकाध ऊटपटांग सवाल आ सकते हैं, है ना, वो एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जनरली वो सवाल आते नहीं है, है ना। 1-2 आ सकते हैं, बट मोस्टली जो चीजें हैं आपकी बुक कवर हो जाएंगी। इसलिए हमने पूरे सिलेबस बेस्ड जो है नोट्स डिजाइन किए हैं और वो मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम और ऑथेंटिक है। उसके बाद हमने जो टेस्ट सीरीज इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको देने वाले हैं, वो जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपकी, वो जो है वो रियल एग्जाम के आसपास होगी, क्लोज टू रियल एग्जाम। क्योंकि मैंने ये देखा है कि टेस्ट सीरीज भी कई सारे इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज बनाते हैं, अपने लेवल पे बहुत बेहतर काम करते हैं, बट वहां जो टेस्ट सीरीज बनाने वाले लोग होते हैं वो मार्केट पे बैठकर जो है टेस्ट सीरीज ज्यादा बनाते हैं। यहाँ टीचर का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है टेस्ट सीरीज बनाने के लिए। यहाँ जितने भी सारे टेस्ट बन रहे हैं वो हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा बनाए गए टेस्ट होते हैं, टीचर्स के द्वारा बनाए गए टेस्ट होते हैं, जो काफी दिन से इस प्रोसेस में है और जो एग्जाम को बहुत गहराई से समझते हैं। इसलिए हम इस दावे को आपके साथ कर पा रहे हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज जो है
रियल एग्जाम के क्लोज होती है, आसपास होती है। फिर उसके बाद हम जो है, एक और चीज होती है जरूरी कि भाई कोई भी अगर बैच चालू हो रहा है तो वो बैच एग्जाम के पहले कम से कम 15 दिन पहले खत्म हो। तो हमारी कोशिश होगी कि फरवरी से पहले पहले जो है हम आपके कंप्लीट सिलेबस को कर दें, और कंप्लीट सिलेबस को ही ना करें, एमसीक्यू के साथ करें। हम जो टॉपिक पढ़ाएं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया संविधान सभा, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संविधान सभा जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो संविधान सभा से आने वाले जितने भी एमसीक्यू हैं, जो आए हैं और जो आ सकते हैं, वो सब भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आप क्या करें, आप उस टॉपिक को समझने के साथ किस तरीके के सवाल और बन सकते हैं इससे, और क्या बने हैं इस बात को भी बेहतर तरीके से समझ पाए, और एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन, तो आपसे कई सारी चीजें आपको ऐसे सीखने को मिलेंगी कि यार हाँ, ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व किया जाता है। तो कई सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी। फिर मैंने जो कहा कि रिवीजन जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है सक्सेस के लिए, है ना, क्योंकि पढ़ लेना सिर्फ काफी नहीं होता। तो जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट होगा तो हमारे पास 15-20 दिन का टाइम मिलेगा, तो उस कंप्लीट होने के बाद जो है हम मैराथन रखेंगे, सिलेबस का पूरा मैराथन रखेंगे, ठीक है। तो हम पूरे सिलेबस को जो है मैराथन तेजी के साथ आपको कंप्लीट कराएंगे। तो ये है हमारा त्वरित बैच। यकीन मानिए कि आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है आपकी सफलता की संभावना को तो मैं बढ़ा दूंगा, है ना, गारंटी नहीं लेता मैं, लेकिन संभावना आपकी बहुत ज्यादा होगी सक्सेस की। और अगर माइनस मार्किंग आ गई तो मैं गारंटी भी ले सकता हूं कि मैं आपको सक्सेस करा दूंगा, ठीक है। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस हमने 999 रख रखा है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है। मतलब इससे कम कैसे कोई कर पाएगा, और इस पे भी हमारा कुछ नहीं होता, बट ये तो एक सेवा भाव की तरह ही है ये जो प्राइस रख रखा है। क्योंकि आप देखिए मार्केट में आप एमपीपीएससी कि एमपी की अगर किताब लेने के लिए जाएंगे कोई महेश्वरी वगैरह, तो 400 रुपए के आसपास वो आती है। कोई क्वेश्चन बैंक लेंगे तो 300-250 रुपए की वो आती है। तो यहाँ तो 700 रुपए होगा मान लीजिए आपके। यहाँ तो आपको पूरा एमपीपीएससी, पूरा एमपीपीएससी, यहाँ केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही, एमसीक्यू के साथ, रिवीजन के साथ, नोट्स, पीडीएफ नोट्स के साथ आपको 999 रुपए में मिल रहा है। मतलब आपको एक तरीके से फ्री में ही मिल रहा है। ये तो टेस्ट सीरीज और नोट्स की ही कीमत हो गई, है ना, आपको लेक्चर फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो हमारी क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस होंगी सारी की सारी, तो हम 1-to-1 डिस्कशन में रहेंगे, है ना। आपको कोई डाउट हो तो आप वहीं पे हैंड रेस करके डाउट पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, अब आपको हमसे जुड़ना है तो कुछ हमारे नंबर है, जैसे देखिए ये फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, ये नीचे मेंशन है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारी एप्लीकेशन देखेंगे अभ्युदय सिविल सर्विस के नाम से आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है 11 तारीख से 10 तारीख से जो है ना वो एक बैच दिखना शुरू हो जाएगा। अभी वो बैच नहीं दिखेगा आपको, बैच 1 और बैच 2 दो बैच आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। एक जो है 18 से चालू होगा और एक 11 से चालू होगा, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। बैच 1 की प्राइस मैंने आपको बताई 999 रुपए है। हो सकता है बैच 2 की प्राइस जो है हम उसको हाइक करके 1499 करें, ठीक है। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी सफलता को बेहतर तरीके से कम समय में सुनिश्चित करना चाहते हैं, और थोड़ा सा साइंटिफिक मैनर में तैयारी करना चाहते हैं, जो कि आज के लिए बहुत जरूरी हो गई है स्मार्ट सिटी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक प्रयास हमारा रहेगा, एक प्रयास आपका रहेगा, और मिलकर जो है सफलता के मुकाम तक हम पहुंचेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। तो मैं बस यही आपको मैसेज देना चाहता था स्ट्रेटेजी के माध्यम से, रणनीति के माध्यम से, कि किस तरीके से जो है एमपीपीएससी का जो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है उसको 90 दिन में तैयार किया जा सकता है हमारे साथ जुड़कर, ठीक है। तो आप हमसे जुड़िए, है ना। तो हम मिलते हैं किसी और लेक्चर में आपके साथ, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।